नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जवाहरलाल नेहरू के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जीएस पेपर 4 है यूपी पीसीएस मेंस में एथिक्स वाले में, उसमें एक टॉपिक ये है कि महान नेताओं जो प्रशासक हुए, सुधारक, विचारक, उनके उपदेश, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, उनका क्या योगदान वगैरह है, खासकर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य भी दृष्टिकोण से। उस बारे में जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में अध्ययन करने से कई बार जीएस पेपर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, इनका दृष्टिकोण गांधी और नेहरू से किस प्रकार से भिन्न था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लें। या भगत सिंह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है और इनका गांधी नेहरू के साथ में क्या दृष्टिकोण अलग था, किस प्रकार से। तो ऐसे करके जीएस 1 में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं और जीएस 4 में इसका यूज कर सकते हैं। निबंध लेखन करते समय कई बार जो है इनका जवाहरलाल नेहरू का जो कुछ बातें हैं उसको हम कोट कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम इसको पढ़ें कि इसका हेल्प जीएस 1 में मिलेगा, जीएस 4 में मिलेगा, निबंध में कोट कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारत के महान नेता सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। कुछ बेसिक बातें जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो जीएस पेपर 5 और 6 है उसमें जीएस 5 जिसमें यूपी का इतिहास वगैरह है, वहाँ से भी हम कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये भी बात ध्यान रखें अच्छे से। 1889 वही साल है जब सर सैयद अहमद खान ने ये पैट्रियोटिक करके कोई संगठन बनाया था। तो नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए। ये सब लिखना नहीं उत्तर लेखन में, जाहिर सी बात है, लेकिन वैसे थोड़ा बैकग्राउंड पता रहे कैसे कैसे क्या रहे इनका। 15 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए और 2 साल बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक तथा लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1912 में वे बैरिस्टर बने और भारत लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की, परंतु वकालत के पेशे से अधिक उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 में वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन 1912 में बांकीपुर सम्मेलन हुआ था, मतलब कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में है, उसमें भाग भी लिए और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। ये बात ध्यान रखें, ये योगदान हम लिख सकते हैं। एक बार पूछा भी था या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था। तो ये हम बात बता सकते हैं एक पॉइंट वहाँ पे कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। ये पॉइंट अच्छा है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने वर्ष 1926 में इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। उन्होंने 1922 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इससे पहले 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकारिणी को आज़ादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया। कभी अलग से ऐसे ही पूछ ले कि
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू का योगदान, तो ये सब हम बता सकते हैं। 1919 में होम रूल लीग के सचिव बने। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया। फिर बोलें कि 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया करते हुए उन पर लाठीचार्ज की गई। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो नेहरू रिपोर्ट में उसके मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में की, उसी वर्ष, एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो पहली बात हम कह सकते हैं कि 1912 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत आए और बांकीपुर अधिवेशन में हिस्सा लिया। 1916 में पहली बार गांधी जी से मिले, उनसे प्रभावित हुए। 1919 में होम रूल लीग के सचिव बने। 1920 में प्रतापगढ़ जिले में यूपी के पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1928 में लखनऊ में कांग्रेस ये साइमन कमीशन के आगमन का विरोध किया, लाठीचार्ज भी हुई। अच्छा, 1920 से 22 के समय असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और 2 बार जेल भी गए। फिर 1928 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की 1928 में, भारतीय स्वतंत्रता लीग। फिर 1929 में नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जिसका लक्ष्य था देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। फिर 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। अपने कैदी जीवन में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी नामक विख्यात पुस्तकें लिखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में हुआ था, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 18 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार करके अहमदनगर किला ले जाया गया। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे INA के अधिकारियों एवं अन्य लोगों का कानूनी बचाव किया, जिसमें शाहगल थे, शाहनवाज थे और ढिल्लो करके 3 लोग थे। प्रेम शाहगल, शाहनवाज करके थे एक, और एक व्यक्ति और थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने भारत में कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। गांधी जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वास नहीं करते थे और विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति उनके द्वारा ही शुरू की गई। गुट निरपेक्षता की नीति के द्वारा शुरू की गई। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 27 मई 1964 को अस्वस्थता के कारण उनका निधन हो गया। तो 1964 में इनका निधन हुआ, 27 मई के दिन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए
1955 में जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 में सम्मानित हुए थे भारत रत्न से और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं जो एथिक्स में हम यूज कर सकते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं है, वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। ठीक, मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। इसको हम कोट कर सकते हैं निबंध वगैरह में। मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। यह कथन कहकर नेहरू मानव कल्याण और भलाई के कार्यों की ओर प्रवृत्त रहने की प्रेरणा देते हैं। नेहरू ने भारत के जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे संकीर्ण विचारों का विरोध किया। वे कहते हैं जातिवाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष इतना स्वाभाविक है कि इन दोनों में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। हमें लोकतंत्रवादी बनना चाहिए, न कि घोर जातिवादी, क्योंकि जातिवाद सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। ये कथन है जातिवाद सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है, ये इनका कथन है। तो ये जो है मानव कल्याण पर बल देते हैं। दूसरा, जातिवाद के घोर विरोधी हैं और लोकतंत्र के समर्थक हैं। और इनका कथन है कि जातिवाद सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। जातिवाद पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं। तो हम ये लाइन कोट कर सकते, निबंधों में भी कोट कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि जातिवाद सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। ऐसे समय में जबकि जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जोरों पर है, नेहरू के विचार हमें लोकतांत्रिक दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, नेहरू, अच्छा यहाँ पे जो है ये सब विचार भगत सिंह के भी हैं। भगत सिंह भी जातिवाद को थोड़े ना प्रमोट करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस का भी यहाँ पर जो है विचार मैच करेगा। नेहरू गांधी जी से प्रभावित थे। वे राजनीति में हिंसापूर्ण उपायों का प्रयोग करना उचित नहीं मानते थे। वे साध्य की प्राप्ति के लिए हर साधन को उचित नहीं ठहराते, बल्कि मानते थे कि साध्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर बोस और भगत सिंह, इनमें जो है समानता नहीं दिखेगी। ये बार बार कंपेयर इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं, कभी भगत सिंह को ऊपर पूछेगा तो गांधी नेहरू से कंपेयर भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गांधी नेहरू दोनों इस मामले में समान हैं कि दोनों जो है साध्य की प्राप्ति के लिए हर साधन को उचित नहीं ठहराते, बल्कि मानते थे कि साध्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। तो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं नेहरू। अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं विचारधारा की जो परिपाटी नेहरू स्थापित करते हैं, वह वर्तमान में भी न केवल प्रासंगिक है अपितु सतत अनुकरणशील भी है। राजनीतिक विचारक के रूप में नेहरू के मुख्य आदर्श थे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन आदर्शों पर ही भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। नेहरू की युग दृष्टि वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य एवं लोकतंत्र की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे इन सिद्धांतों के प्रति भारतीय जनमानस को जागरूक भी करते हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना। नेहरू का यह कथन लोक सेवाओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं युवाओं को आधारभूत मूल्य प्रदान कर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करते हैं। ये हम कोट कर सकते हैं उदाहरण में नेहरू जी का जो बात है कि भारत की सेवा, जैसे एक बार यूपीपीएससी में पूछा था सेवा भाव क्या होता है, सेवा भाव के ऊपर टिप्पणी करना था।
60-70 शब्दों में। तो ये बात लिख सकते हैं, भारत की सेवा, नेहरू जी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना। तो गरीबी, अज्ञानता, बीमारी को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना। नेहरू का यह कथन लोक सेवाओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं युवाओं को आधारभूत मूल्य प्रदान कर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करता है। फिर एक कथन है, असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। इस कथन से नेहरू हमें सफलता प्राप्त करने एवं नैतिक मूल्यों के कारण के वर्ण की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।